Hello, dear students. श्री कृष्णा जीएस एकेडमी श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक की। देखिए, हमारा राष्ट्रगीत का अनुवाद किसने किया था? तो राष्ट्रीय गीत का जो अनुवाद किया था वो किया था श्री अरविंदो ने। श्री अरविंदो, अरविंदो घोष आपको पता होगा, वही श्री अरविंदो उनका शॉर्ट नेम है। और इन्होंने पुडुचेरी में जो है ऑरोविल आश्रम की स्थापना की थी। सबसे पहले बात तो राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, जी हाँ। इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिख करके आता है, ठीक है। इसको भी, वो दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। आपको बता दूं कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है ये बहुत फेमस हो गया था, बहुत लोकप्रिय हो गया था। कब? स्वराज जब स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा, स्वराज आंदोलन। स्वराज आंदोलन आपका स्टार्ट कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है। तो स्वराज आंदोलन के समय जो है ये चीजें स्टार्ट हुई थी, और इस वक्त यह गीत वंदे मातरम बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। एक और गीत है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल का स्टेट सॉन्ग भी है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी, आई थिंक राष्ट्रीय सॉन्ग, नेशनल एंथम भी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक तो इन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन, ठीक है ना, इसका भी श्रेय इन्हीं को जाता है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला, कुछ ऐसे ही करके है। वहाँ भी किसके नाम हो जाता है? किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया था श्री अरविंदो ने, यानी अरविंदो घोष ने। गरम दल से आते थे ये, बाद में ये बाबा बन गए थे, और ये कांग्रेस के नीतियों के दुर्विरोधी थे। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से क्या अनुपात है? तो राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसका लंबाई का और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2। इस चीज को आपको याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज जैसे ही नाम आया आपको याद रखना चाहिए, याद आपके दिमाग में आना चाहिए डेट, 22 जुलाई 1947। इस दिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। और एक बात आपको बता दूं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, केसरिया, श्वेत और हरा, ये 3 रंग जो है, बीच में आपका अशोक चक्र है। चक्र में तीलियों की संख्या है 24, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। जो आपका केसरिया रंग है वो जो है शूरता यानी ब्रेवरी, साहस का प्रतीक है। जो आपका सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और जो आपका हरा रंग है वो समृद्धि का प्रतीक है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और जो नेवी ब्लू कलर का जो अशोक चक्र है वो आपका प्रगति का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं। इस चीज को भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया किसने? अगर आपसे कोई ये पूछे तो इसको पिंगली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था। कहानी क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 1921 की बात है। 1921 में गांधी जी गए थे, कहाँ? मदुरई, सॉरी नॉट मदुरई, ऐसे 1921 में कई जगह उन्होंने यात्रा की थी। तो विजयवाड़ा जब वो जाते हैं, विजयवाड़ा जब वो जाते हैं, आपको बता दें विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और वहां पे एक जिला है, उसका नाम है मछलीपट्टनम। जिले का नाम है कृष्णा, और उसका मुख्यालय है मछलीपट्टनम। तो उसी जिले में एक जगह आती है विजयवाड़ा, ये टाउन है, काफी बड़ा शहर भी है। तो विजयवाड़ा में पिंगली वेंकैया जी ने एक तिरंगा सदृश झंडा महात्मा गांधी जी को भेंट किया, और उस झंडे में जो आज केसरिया रंग है वो तब लाल रंग था, लाल, सफेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र नहीं था, वहां पर क्या था? चरखा था, ठीक। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो पिंगली वेंकैया जी ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन उसका तैयार किया है,
और राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इस चीज़ को याद रखना है। तो 22 जुलाई 1947 वाली डेट भी याद रखनी है। एक डेट आपको और याद रखनी है, वो है 1907। 1907 में मैडम कामा जो हैं, मैडम बीकाजी कामा, इन्होंने जर्मनी का एक शहर है, उसका नाम है स्टटगर्ट। स्टटगर्ट नामक शहर में इन्होंने हमारा झंडा फहराया था। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। मैडम कामा जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थी, निजी सचिव थी किसकी? दादा भाई नौरोजी की। प्राइवेट सेक्रेटरी थी किसकी? दादा भाई नौरोजी की। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है, आपको इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो मैडम कामा के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ जाना। पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन तैयार किया, इसको भी आपने जाना। तो राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये चीज़ों किस चीज़ का क्या प्रतीक है, उसको भी आपने जाना। 22 जुलाई 1947। एक प्रश्न और जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी अच्छी किताबों में भी इसका जो आंसर वो गलत दिया हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है JB कृपलानी, जबकि JB कृपलानी इसका आंसर नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, ये प्रश्न पूरा हुआ। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है, तो इसका नाम है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ये सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पता नहीं कितनी बार बीएड की प्रवेश परीक्षा में और बहुत सारी परीक्षाओं में से पूछा गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? आपको पता होगा, अशोक चिन्ह। अशोक जो कि आपका सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है, वहां से लिया गया। सारनाथ के बारे में आपको बता दूं। सारनाथ देखिए, ये वाराणसी में है, ठीक है ना, वाराणसी यहाँ पर है सारनाथ। और ये सारनाथ वही स्थल है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था अपने शिष्यों को पहली बार। और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इस चीज को भी ध्यान रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन। और सारनाथ में से और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखिए, सारनाथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा डियर पार्क। अगर आप यहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं तो आपको डियर पार्क मिल जाएगा। यहीं पर मिल जाएगा आपको धमेक स्तूप भी आपको यहीं मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है। और क्या मिलेगा सर? यहाँ मिलेगा चौखंडी स्तूप। चौखंडी नामक स्तूप, ये क्वेश्चन आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था। इसको चौखंडी स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ जो कि वाराणसी में वहां पर है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे पहली बात तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ से लिया गया है। दूसरी बात यह है कि जो नीचे वाक्य लिखा हुआ उसका नाम है सत्यमेव जयते। और दूसरी बात यह है कि जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है इसे अपनाया कब गया था? राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो आपका अपनाया गया था कब? इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय चिन्ह आप समझ रहे हैं, जैसे कि वो 4 शेरों वाला, जो उसमें से 3 शेर दिखाई देते हैं, वही आपका, उसमें वास्तव में 4 शेर है। इस चीज़ को भी याद रखना है। इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है कि उसमें 4 शेर हैं जिसमें से 3 दिखाई देते हैं और 1 दिखाई नहीं देता है। 26 जनवरी 1950 को जो है इसे संविधान सभा ने अपनाया था। इस चीज़ को भी ध्यान देना है, ठीक। और दूसरी बात यह है इसके लिए एक अधिनियम, राष्ट्रीय चिन्ह अधिनियम 2005 का अधिनियम है। इसमें आप किसी भी तरीके से इसका इलीगल यूज़, गलत तरीके से राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। 2005 का अधिनियम है, इसके तहत अगर आप इसका गलत प्रयोग करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। किसी व्यक्ति जो कि राष्ट्रीय प्रतीक का गलत इस्तेमाल करेगा, अनैतिक इस्तेमाल करेगा, उसे सजा का प्रावधान 2005 के अधिनियम से है। इस चीज़ को भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसे कब, मतलब कि जो स्थापित किया गया था, तो इसे आपका स्थापित किया गया था जो है 280 ईसा पूर्व में। 280 ईसा पूर्व में से स्थापित किया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। इसे 280
ईसा पूर्व में वास्तविक रूप से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय जो अशोक स्तंभ आपका है सारनाथ में, उसकी बात हो रही है। इसमें आपको पता ही होगा 4 शेर हैं, 4 शेर हैं जो है एशियाई शेर। ठीक, इसमें से 3 दिखाई देते हैं। शेर किसका प्रतीक है? शेर प्रतीक है साहस का, शूरवीरता का, विश्वास का। और एक चक्र है, उसकी बात मैं बता ही चुका हूँ। बीच में एक चक्र है, वो चक्र वहीं से लिया गया है। आपके तिरंगे झंडे में भी चक्र वहीं से लिया गया है। हमारे ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा है। और 24 तीलियां बता ही चुका हूँ। उसके अलावा एक बैल है, बुल है, बैल, ठीक है ना, हार्ड वर्क के लिए इसको। और घोड़ा भी है, घोड़ा एनर्जी के लिए है, घोड़ा एनर्जी का प्रतीक है। ठीक, तो घोड़ा ये सब चीज़ें और ऐसे जानवर हैं जो उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब आगे आते हैं भारतीय तिरंगे। अगला जो प्रश्न है वो यही है कि हमारे भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का क्या रंग है? तो गहरा नीला रंग है, यानी नेवी ब्लू है। इसको मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कितनी तीलियां हैं ये मैं भी आपसे बता चुका हूँ, 24 तीलियां हैं। ठीक है, भारतीय झंडे का नाम क्या है? तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 इस दिन इसे संविधान सभा ने अपनाया था। बाकी डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, चलिए, विजयवाड़ा में इन्होंने 1921 में गांधी जी को भेंट किया था। ठीक है, ये ध्वज, इसमें मूल रूप से चरखा था और केसरिया के बजाय लाल रंग था। ठीक है, अशोक चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला। और अशोक चक्र किस चीज का प्रतीक है? ये प्रगति का प्रतीक है। चक्र हमेशा चलता रहता है, प्रगति का प्रतीक है, इस चीज को ध्यान देना है। वर्ष 1950 में डैश फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो आम जो है 1950 में इसे अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिका एक पुस्तक है, आप बता दीजिए कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, कमेंट सेक्शन में। चलिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पहली बात मैं आपसे बता चुका हूँ क्या है। तो अशोक स्तंभ में जो प्रतीक है वही लिया गया है सारनाथ से। सारनाथ आपका बनारस में है, वाराणसी में है। ठीक है ना, बनारस मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये बनारस कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और सारनाथ आपका वाराणसी जिले में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक, आगे देख लेते हैं। वाराणसी जो है 2 नदियों से बना है, 2 नदियों के नाम से मिलकर बना है। एक तो वरुणा नदी और दूसरा अस्सी, इनके नाम से क्या बना है? वाराणसी। ठीक, तो यहाँ देखना है हमको कि सारनाथ अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ से। और क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे डियर पार्क है, बता चुका हूँ, डियर पार्क। फिर क्या है, अशोक स्तंभ वाली बात तो हो ही गई है, अशोक स्तंभ। फिर धमेक स्तूप भी यही है, चौखंडी स्तूप भी यही है, पूछा गया है प्रश्न। चौखंडी स्तूप भी यहीं पर है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक, तो अशोक स्तंभ से लिया गया है और 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 बता चुका हूँ। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। जी हाँ, अंकित है। ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद, फाइकस बंगालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। फाइकस बंगालेंसिस, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगान है याद रखना, जनगण मन। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था। आपको बता दूं 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा के लोग मिले थे अंतिम बार और उन्हें हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना, हस्ताक्षर किया था कितने लोगों ने? 284 लोगों ने। और इसी को माना जाता है, इसी को अंतिम अधिवेशन माना जाता है। इसमें
284 लोग आए थे, 15 महिलाएं थी, ठीक है, 15 महिलाएं थी। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति भी इसी दिन बनाया गया था। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों इस दिन अपनाया गया था 284 में, और ये 12वां अधिवेशन था संविधान सभा का, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है, तो बता चुका हूं, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो है, इन्होंने 1921 में गांधी जी जब विजयवाड़ा गए थे तो उन्होंने इस ध्वज, जो उन्होंने ध्वज डिजाइन किया था, उसको गांधी जी को भेंट किया। ठीक है, 1921 में। कहाँ भेंट किया भैया? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक हालांकि ये वाला प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन ये पूछ सकता है। विजयवाड़ा में। विशाल गिलहरी यानी जायंट स्क्विरल किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है। वहाँ का राष्ट्रीय ये पशु क्या है? राजकीय पशु, नॉट राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो महाराष्ट्र की है मुंबई। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। मुंबई जिसे सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स कहते हैं, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। अच्छा, 7 टापुओं का शहर है मुंबई, जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। और आपको बता दूं, यूपी के बाद अगर विधान राज्य लोकसभा सीटें अधिक कहीं हैं तो वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें। यूपी में तो कितना है? 80 है। ठीक है, तो दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है? वुड पिजन। वुड पिजन यहाँ का राजकीय पक्षी है। अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या थी, क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसका नाम था, लेकिन कुछ पिछले शायद 1-2 महीने पहले इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। यहाँ पर सावरकर एयरपोर्ट, सावरकर के नाम से एक एयरपोर्ट भी है, वीर सावरकर के नाम से एयरपोर्ट भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अंडमान, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो राजधानी आप याद रखिए। आगे देखते हैं। भारतीय कोड, ध्वज कोड प्रभावी हुआ था 2002 से। ध्वज कोड प्रभावी कब से हुआ था? 2002 से। फ्लैग कोड, कुछ उसमें नियम कानून बनाए गए थे, किस हिसाब से कितने बजे से कितने बजे तक से आप फहरा सकते हैं, कब उतार देना चाहिए, रात में नहीं फहराना चाहिए, बस और तमाम चीज़ें यही हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है। ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ये क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ठीक है, तो फ्लैग कोड कब आया था? 2002 में आया था, तब से प्रभावी हो गया। तो कुछ निर्देश, उसका एक संकलन है। ठीक है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति जो है वो दाएं छोर पर होनी चाहिए, दाएं छोर पर होनी चाहिए। जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ, अगर मान लीजिए कि कई सारे झंडे एक साथ सीधी रेखा में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो उसमें जो भारतीय ध्वज की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? दाएं छोर पर होगी। इस चीज को भी ध्यान देना है आपको, वो दाएं छोर पर होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से। ठीक, वह भारतीय राज्य जिसने मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया, तो भैया मलखंब जो है, म से मलखंब, म से मध्य प्रदेश, इसने अपना राजकीय खेल घोषित किया। कैसे? मलखंब को। मलखंब ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही खेला जाता है, यह महाराष्ट्र में भी खेला जाता है, लेकिन जिसने अपना राजकीय खेल घोषित किया है उसका नाम है मध्य प्रदेश। वही मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, जिसका हाई कोर्ट है जबलपुर में, और जिसके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, और मध्य प्रदेश आपको पता होगा, यहाँ पर 55 जिले हैं वर्तमान में। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 55 जिले हैं वर्तमान में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है, तो अशोक चक्र दर्शाता है। धर्म के नियत का चक्र भी है, ये धर्म के लिए भी है और प्रगति के लिए भी है, इस चीज को ध्यान रखना। धर्म और प्रगति दोनों को दर्शाता है। क्या? प्रगति, विकास की चक्का पहिया है ये। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस कलर का है? नेवी ब्लू कलर का है, नीली ब्लू कलर का है, गहरा ब्लू, नॉट नीले ब्लू। ठीक है, और यही सब चीजें हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? धर्म के नियत का चक्र दर्शाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे और क्या पढ़ना है।
कर्नाटक का जो राज फूल है, तो कर्नाटक यानी राजधानी इसकी क्या है? पहली बात तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है, इस चीज़ को ध्यान देना है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है और इसका जो राज्य फूल है वो क्या है? कमल है। ठीक, कमल हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 की, ठीक, 80 को। ठीक है, तो कमल इसका भी चुनाव चिन्ह है, भारतीय जनता पार्टी। और इसके ये पहले जनसंघ हुआ करता था, उसी का एक अंग बनकर के बाद में नई पार्टी के रूप में, ठीक है, बीजेपी। जनसंघ की स्थापना 1951 के आसपास ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही कर दी थी। ठीक है ना। अगर कोई पूछे कि हमारे जो पहला कैबिनेट था, आज़ादी के बाद जो पहला कैबिनेट बना था, उसमें सबसे पहले किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इन्होंने ही दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से बंदरगाह हो गया। कोलकाता बंदरगाह को क्या कहा जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इस चीज़ को ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। एक बात आपको बता दूं कि बेंगलोर और मैंगलोर दोनों दो अलग अलग शहर हैं। बेंगलोर तो वैसे भी 2 जिले हैं, एक बेंगलोर शहरी, एक बेंगलोर ग्रामीण। तो बेंगलोर तो आपके सबसे पूर्व में हो गया राज्य के, सबसे कोने नीचे दक्षिण की तरफ, कर्नाटक अगर आप मैप देखेंगे तो। और मैंगलोर जो है वो यहाँ पर है, एक दक्षिण कन्नड़ जिला है, उसी दक्षिण कन्नड़ जिले का मुख्यालय है मैंगलोर, और मंगलौर बंदरगाह भी है। ठीक है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बेंगलोर आपका है, ये जो बेंगलोर है ये वृषभावती नदी के किनारे है। वृषभावती नदी के किनारे कौन? बंगलौर। ठीक है, जबकि मंगलौर जो है ये नेत्रवती नदी के किनारे है। नेत्रवती नदी के किनारे क्या है? मंगलौर है। ठीक, अच्छा, झारखंड का राज्य फूल क्या है? झारखंड का जो राज्य फूल है वो क्या है? पलाश। शायद पलाश हमारी यूपी का भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? पुष्प क्या है? पलाश। ठीक, झारखंड की राजधानी है रांची। वही झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। सर ये वही राजधानी है ना? ये वही राज्य है ना सर, जो यहाँ पे झाल झंखाड़ के नाम से इसका नाम पड़ गया झारखंड। ठीक है, और झारखंड जो है ये बिहार से अलग हुआ, उसको मैं बता चुका हूँ। और 15 नवंबर को सरकार ने घोषित किया है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, गौरव दिवस, गौरव दिवस। सर झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। सर झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल हैं वर्तमान में संतोष गंगवार। जब भी अगर आप कभी बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो करंट वाले क्वेश्चन है सीएम गवर्नर चेंज होता रहता है। अभी के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2025 में, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और जो गवर्नर है उनका नाम है संतोष गंगवार। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची है, हाई कोर्ट भी कहाँ पर है? रांची में ही है। ठीक है, ये झारखंड के बारे में काफ़ी कुछ बातें हो गई। झारखंड का राज्य फूल हम जान रहे थे पलाश। ठीक है, नागालैंड का राज्य फूल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, इसका राज्य फूल क्या है? बुरांश, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, ये आपका इसका राज्य फूल है बुरांश का फूल। ठीक, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश नागालैंड के का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में, गुवाहाटी क्षेत्र में आता है ये, गुवाहाटी वाले में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, देखिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में, गुवाहाटी में आपका असम का भी हाई कोर्ट है। ठीक है, नागालैंड का भी हाई कोर्ट है, मेघालय का भी हाई कोर्ट है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट है। याद रखना 4 राज्यों के हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में। सर क्या ये वही गुवाहाटी है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है? जी सर, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अच्छा सर, ये क्या वही गुवाहाटी है जहाँ वो जो अम्बुबाची मेला लगता है कामाख्या देवी मंदिर के पास? सर ये वही है? जी वही है। चलिए, कामाख्या देवी मंदिर भी आप जान लीजिए 51 शक्तिपीठों में से एक है। अम्बुबाची मेला यहाँ पर लगता है, कहाँ पर? सर ये गुवाहाटी में एक कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरन। ठीक है, काला हिरन, अरे बाप रे, तो ब्लैक डियर। अच्छा सर, ये काला हिरन का ही शिकार किया था ना किसने? सल्लू भाई ने।
सल्लूभाई, हाँ, इन्होंने उसका शिकार किया था। उसके बाद देख ही रहे हैं कैसे कैसे लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, तो आपको पता ही होगा। तो काला हिरण का शिकार किया था सल्लूभाई ने, और काला हिरण जिसका शिकार किया वही क्या है, आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है ना। हालांकि इस काले हिरण को जिसका शिकार किया था उसको चीतल भी कहा जाता है। तो काला काला चीतल काहे को मारा सल्लूभाई ने। चलिए, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है, काला हिरण। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में है 26 जिले। कितने जिले हैं भैया, 26 जिले हैं। अच्छा सर, राजधानी बता दो। देखिए, इसकी राजधानी को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था जब तक इसके पहले इसके तो इस अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था जगन मोहन रेड्डी। तो ये कभी विशाखापट्टनम, कभी 3 राजधानी, कभी ये वो करते रहते थे, ऐसे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी। लास्ट में अब नए मुख्यमंत्री जो आए हैं, चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कहा कि एक ही राजधानी होगी। कौन सी? उसका नाम है अमरावती। अच्छा सर, अमरावती ये यहाँ पर हाईकोर्ट भी? जी हाँ, अमरावती हाईकोर्ट देश का 25वां हाईकोर्ट है, ठीक है ना। 25वां हाईकोर्ट क्या है? अमरावती, ठीक है। तो अमरावती देश का 25वां हाईकोर्ट है। वर्तमान में देश में 25 हाईकोर्ट हैं भी, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है। 25 हाईकोर्ट और 25वां हाईकोर्ट ही क्या है। अच्छा सर, ये आंध्र प्रदेश वही है क्या जो 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर बना था? अरे हाँ, सही पहचाने, सही पकड़े हो, ठीक है ना। ये वही राज्य है जिसकी स्थापना तेलुगु भाषा के आधार पर, यानी पहली बार भाषा के आधार पर कोई राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश बना था। राजधानी भी आपने जान ली। और 2 जून को हुआ क्या कि बंटवारा हो गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या बन गया, देश का 29वां राज्य तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के हिस्से में क्या आया, जो उसकी पहले की राजधानी थी क्या, हैदराबाद। तेलंगाना के हिस्से में क्या आया, इसके पहले की राजधानी हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की है। अच्छा सर, हैदराबाद में मौसी रहती है। अच्छा, वो मौसी मतलब ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। अच्छा सर, ये हैदराबाद वही क्या जहाँ पे चार मीनार है? जी, यही हैदराबाद है। अच्छा सर, ये वही हैदराबाद है जो जहाँ के जो निजाम है, अंतिम निजाम का नाम था उस्मान अली, जो देश के आज़ाद होने के बाद भारतीय क्षेत्र में मिलने से मना कर रहे थे। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो नहीं कर रहे थे तो क्या हुआ, हुआ ये कि ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया भारतीय सरकार द्वारा, ठीक है ना। जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में, जे.एन. चौधरी जाबाज थे ये, जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद रियासत को भारतीय क्षेत्र में मिला लिया गया 17 सितंबर 1948 को। अच्छा सर, एक डेट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 17 सितंबर को हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम क्या मनाएंगे, हम मनाएंगे जनजातीय, सॉरी नॉट जनजातीय, इसे मनाएंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस, ठीक है, मुक्ति दिवस, ठीक है, 17 सितंबर को। ठीक है सर, आपने तो काफ़ी कुछ बता तो दिया, लेकिन आपको याद भी रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक। ऑपरेशन पोलो सर, इसका कोई और नाम? जी, ऑपरेशन कैटरपिलर, ऑपरेशन कैटरपिलर, ठीक है, इसे ये भी कहते हैं। अच्छा सर, सर ये तो बता दो कि ऑपरेशन पोलो क्यों कहते थे। देखिए, पोलो एक खेल है और उस वक्त हैदराबाद में बहुत सारे पोलो खेल के मैदान थे, स्टेडियम थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑपरेशन पोलो, 17 सितंबर 1948। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हो गया, आगे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है इसको बोलते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन। अच्छा, ये क्या है सर, क्या इसे सूसू भी बोलते हैं? जी, इसे सूसू कहते हैं, ठीक है ना, सूसू, ठीक। तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है ये क्या, गैंगेटिक डॉल्फिन, और गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है इसका ये नाम। अच्छा सर, इसका कोई वैज्ञानिक नाम भी तो होगा? जी है, प्लाटा निस्टा निस्टा गैंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, प्लाटा निस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक।
प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। तो ये हमारा राष्ट्रीय जल जीव है। अच्छा सर, राष्ट्रीय जल जीव है, हाँ। तो इसे सर कब अपनाया गया जल जीव के रूप में? इसे अपनाया गया जो है, पहली बात तो डॉल्फिन, ये जो आपका है भागलपुर में पहली बात उसकी एक सेंचुरी थी, अभ्यारण्य था जो है गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। लेकिन फिर अब भी यहाँ पटना में भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और आपका 18 मई 2010 को जो है डिक्लेयर किया गया कि ये हमारा क्या होगा, जलीय जीव होगा, ठीक। फ्रेश वाटर में रहती है, इसको सूसू भी कहते हैं, बता चुका हूँ इस चीज़ को। 2009 में डिक्लेयर किया गया था, घोषणा हुई थी। ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय जल जीव है, क्या है, राष्ट्रीय जल जीव है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। अच्छा सर, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? नेशनल डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो सर डॉल्फिन दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, उसके 1 महीने बाद हम क्या मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस, ठीक है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, बता चुका हूँ इसको। अशोक स्तंभ जो कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ से जो में वहाँ जो अशोक स्तंभ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको वहाँ से लिया गया। और किसी किसी किताब में 250 बीसी का जिक्र किया है, किसी किसी किताब में 280 बीसी का जिक्र किया गया है। तो 280 भी याद रखना है, 250 भी याद रखना है। ओरिजिनली इसीलिए देखिए अशोक के द्वारा जो ये बनवाया गया था 250 के आसपास, बीसी के आसपास, ठीक है। तो इस चीज़ को एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि कई सारे फैक्ट में अलग अलग दिया है तथ्यों में। तो राष्ट्रीय प्रतीक, पहली बात तो जो अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सी कैपिटल का एक प्रतिरूप है, ये अशोक। अशोक आपको पता ही होगा, ये मौर्य वंश के एक सम्राट थे और इनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, और यानी कि ये बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे ये, कौन, सम्राट अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसको बता चुका हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास भी लिखा था 1882 में, ठीक है। और इसी उपन्यास में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है आनंद मठ में ही, अपने उपन्यास में। और अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, तो आरओ के एग्जाम में ये पूछा गया कि क्या सीताराम ये अंतिम उपन्यास था किसका? तो सीताराम जो अंतिम उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, इसका प्रकाशित हुआ था कब? ये सीताराम नाम इसका है उपन्यास का, ये प्रकाशित हुआ था 1886 में, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने काफ़ी कुछ देश को दिया है। और इसी में आपका क्या नाम है, राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया था, ज़्यादा जो है फेमस हो गया था। आनंद मठ से ही आपका ये वंदे मातरम भी लिखा गया था, इस को भी ध्यान देना है। 1882 में प्रकाशित हुआ था, मूल रूप से संस्कृत बंगाली में हुआ था, ठीक है। और बाद में 24 जनवरी 1950 को, बता चुका हूँ, इसे भारतीय संविधान में अपना लिया गया, ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा। और इसे सबसे पहले गाया किसने था, अगर कोई पूछे कि वंदे मातरम सबसे पहले किसने गाया था, तो 1804। वैसे मैं आपसे बता दूं कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1896 में। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1896 में, और ये हुआ था कलकत्ता में। तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन में अगर ये गाया गया था तो इसको किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था इसे 1896 में, ठीक है ना, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। इस चीज को याद रखना है आपको, ठीक। और दूसरी बात यह है कि रहमतुल्लाह सयानी का जब नाम आया तो मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, रहमतुल्लाह सयानी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। कौन? रहमतुल्लाह सयानी। लेकिन जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में हो गया। आगे है, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है ऑफिशियली है नहीं, फील्ड हॉकी। इस चीज़ को ध्यान देना है कि हॉकी को माना जाता है, लेकिन हॉकी वास्तव में है नहीं हमारा, मतलब आधिकारिक रूप से हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान देना है। और हॉकी में जो है 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, मतलब 10+1। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। हॉकी में अगर पूछा जाए कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 10+1। इस जैसे क्रिकेट में आपके होते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता क्या हैं? रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान की बात हो रही, तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वही जो कि 1913 में एशिया में सबसे पहले अगर किसी को नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि की रचना इनकी है, उसी के लिए इनको मिला था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर तो राष्ट्रगान के रचयिता है। राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, जन गण मन। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। 52 सेकंड में ये गाया जाता है। और भी चीज़ें इसके बारे में ये है कि पहली बार इसे कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया था। तो जो आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो कर रहे थे भीषण नारायण धर। यहाँ पर ये गाया गया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। और दूसरी बात ये है, 27 दिसंबर 1911 की डेट को आपको नहीं भूलना है। भीषण नारायण धर जी को भी नहीं भूलना है, जो कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। ये पब्लिकली मतलब कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। उसके पहले आपको बता चुका हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर उसके रचयिता हैं। चुका हूँ कि 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। सर, आपने ये तो बताया कि अनुवाद राष्ट्रगीत का किसने किया था पहले ही क्वेश्चन में, लेकिन आप इसका बता दीजिए कि राष्ट्रगान का अनुवाद किसने किया था। तो राष्ट्रगान का अनुवाद किया था हिंदी में अनुवाद किया था कैप्टन आबिद अली ने। आबिद अली, इन्होंने इसका अनुवाद किया था हिंदी में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और काफ़ी कुछ चीज़ें और भी आपको मिल जाएंगी जनगण मन के बारे में आगे। फिलहाल अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। वही जो मैं आपसे ऊपर ही बता चुका हूँ कि कब अंगीकृत हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, मतलब इसे अपनाया गया था, ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया था। 2005 का एक अधिनियम है जिसके तहत अगर आप राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का क्या करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, अपमान करेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको सजा दी जाएगी। तो ऋषभ यानी बैल, चक्र है, और अश्व घोड़ा युक्त सारनाथ, उसके अलावा शेर तो है ही, सिंह चतुर्मुख चारों तरफ। तो इस स्तंभ शीर्ष के नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। इस चीज को बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया, डेट आपको पता ही, 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। वंदे मातरम ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था कब, स्वराज आंदोलन के समय 1905 बंगाल। स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। आगे बताएंगे एक्स्ट्रा। किस राज्य का राजकीय पशु क्या है, लाल पांडा है। तो सिक्किम का जो राजकीय पशु है क्या, लाल पांडा। सिक्किम पूरी दुनिया का पहला जैविक राज्य, पूरी दुनिया का पहला जैविक राज्य। सिक्किम जो राज्य का जो राजकीय पशु है वो लाल पांडा है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक या गंगटोक। यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है
यहाँ पर एक चुंगथांग पहाड़ी, चुंगथांग पहाड़ी है, यहीं से निकलती है क्या, तीस्ता नदी निकलती है और बंगाल में आती है, फिर बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा चोटी है, कंचनजंगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। कंचनजंगा, उसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान। इसी को जैविक यूनेस्को ने अपने विरासत स्थल में घोषित किया है। सिक्किम जैविक राज्य है, दुनिया का पहला जैविक राज्य, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, और सिक्किम में ही आपका रुमटेक मठ भी है, बुद्धों का रुमटेक मठ भी कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक, 371 यफ, अनुच्छेद 371 यफ है, जिसके अंतर्गत सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम से संबंधित देखिए 2 संविधान संशोधन, एक तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को अधिराज्य बना दिया गया था, और 36वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है, 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय, इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम 22वां, भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। इसकी राजधानी क्या है, गैंगटोक है। क्या राजधानी इसकी है, गैंगटोक है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का जो राज्य पक्षी है उसका नाम है सोनचिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन कहाँ का राजकीय वृक्ष है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, बता चुका हूँ, बेंगलुरु। और यहाँ पर जो है 31 जिले हैं कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, 31 जिले यहाँ पर हैं। चंदन यहाँ का राजकीय वृक्ष है। ठीक, बेंगलोर के बारे में, दोनों के बारे में अंतर बता चुका हूँ। यहाँ पे एक खेल होता है, उसका नाम है कंबाला जो यहाँ का बड़ा फेमस है। भैंस के साथ जो है दौड़ना पड़ता है, भीगी एकदम पूरी नम खेतों में, ठीक ना, पूरे पानी से भरे हुए खेतों में, कंबाला, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। तो कर्नाटक, बेंगलोर, चंदन, राजकीय वृक्ष, सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए। कर्नाटक में ही एक जगह है बेलगांव। 1924 में गांधी जी अगर किसी एकमात्र अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पर है, कर्नाटक में। आप बेलागवी और बेलगांव में बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कर्नाटक में तो अगर आपसे कोई पूछे महात्मा गांधी ने भी क्या कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो जी हाँ की थी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2024 में इसे हो गए 100 साल पूरे। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग में के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इसमें तीलियां कितनी हैं, 24। इसके बारे में काफी कुछ आपको बताया जा चुका है। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950। मूल रूप से पता है आपको बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, बंगाली में लिखा गया, इस चीज को आपको पता होगा। फिर भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में परिलक्षित हुआ था, तो आनंद मठ, 1882, याद रखना। उसके अलावा बंगाली में था, ये लिखा किसने था, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको भी याद रखना, BC बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके अलावा इसी में सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र है, इसको भी याद रखना। अच्छा, ब्लू जे या इंडियन रूलर, नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राजकीय वृक्ष है। तो राजकीय वृक्ष ये 3 राज्यों का राजकीय वृक्ष है, इसको भी याद रखना है। ब्लू जे से बोलते हैं, ब्लू जे या इंडियन रूलर, जो नीलकंठ पक्षी है, ये 3 राज्यों के 3 भारतीय राज्य का राजकीय पक्षी है। मैंने कहा कि 3 राज्य, हाँ कौन कौन से 3 राज्य हैं, तो उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, तो उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना, यानी KOT, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना, 3 राज्यों का जो राजकीय पक्षी है वो है कौन, नीलकंठ पक्षी या ब्लू जे या इंडियन रूलर, तीनों एक ही नाम है। इस हिसाब से ये चैप्टर जो राष्ट्रीय और राजकीय प्रतीक वाला था ये खत्म हुआ। काफ़ी कुछ फैक्ट अगर आपको कहीं और भी मिलते हैं या हमें कुछ मिलते हैं तो आपके वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखिए। इसके अलावा और भी चीज़ें अगर राष्ट्रीय प्रतीक में बताया जाए तो जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है।
राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पिकॉक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और पावोक्रिस्टेटस इसका राजकीय नाम है, सॉरी वैज्ञानिक नाम है। तो राजकीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु जो है वो है, नॉट राजकीय, राष्ट्रीय पशु जो है वो है शेर। नॉट, पहले शेर था 1973 तक, ठीक है, लेकिन 1973 में आपको पता होगा अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। तब से हमारा क्या हो गया, बंगाल टाइगर हो गया हमारा, ठीक है, राष्ट्रीय पशु। अच्छा, बंगाल टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है, वो वैज्ञानिक नाम है, उसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, इसे भी ध्यान रखना है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। सर राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प का जो नाम है वो है कमल, कमल, और इसका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा, ठीक, इस चीज को भी ध्यान देना है। नीलम्बो न्यूसीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है कमल। तो राष्ट्रीय मिठाई जो है वो जलेबी है, इस चीज को भी ध्यान देना है, हालांकि पूछा नहीं है कभी, जानते रहिए जलेबी, ठीक। बरगद के बारे में तो पता ही, राष्ट्रीय वृक्ष है, जलेबी हो गया। फिर आगे कमल के बारे में भी हो गया। खेल आपका हॉकी लोग कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो है नहीं, ठीक। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, ठीक, वो सब सारी चीजें भी हो गई। राष्ट्रीय गीत 52 सेकंड में आपको आपका राष्ट्रीय गान गाया जाता है, ठीक है ना। और अगर पहला और अंतिम स्टैंजा गाएंगे तो 20 सेकंड ही लगता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने चैप्टर खत्म किया। वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखिए। अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो है तो तेज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उससे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, सब काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।